नमस्कार दोस्तों, देवभूमि आईएएस एकेडमी में मैं मनोज यादव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत हमने लास्ट पार्ट में देखा था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों की हमने जानकारी कल देखी थी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं, कल हमने जो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपसे चर्चा की थी, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में शामिल थे, इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। उसके अंतर्गत हमने पूरे 12 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कल एक संक्षेप में जानकारी ली थी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, और साथ ही अपन ने कल चर्चा की थी कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान इनमें से टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में एक एक से जानकारी करके देखेंगे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किए गए, वो टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किए गए और कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार है, और साथ में जो भी इनके अन्य फैक्ट होंगे उन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो कल जो हमने राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की थी, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो चलिए एक बार उन पर संक्षेप में थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, आखिर वो कौन कौन से 12 राष्ट्रीय उद्यान थे। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान देखने से पहले, आज के लेक्चर में आगे से आने से पहले आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हमारे जो लेक्चर डले हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन और मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, वो सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और आप अगर उन लेक्चरों को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनके बारे में हमने बताया था कौन कौन से जिले में हैं। चलिए एक बार उनको नज़र डाल लेते हैं। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे था, मंडला और बालाघाट जिले में इसका विस्तार था। देखो दोस्तों, क्या होता है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो इतने, अगर उनकी अपन सीमा की बात करें, उसकी भौगोलिक सीमा की बात करें, तो वो इतने विशाल होते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो आपके किसी एक ही जिले में आए। तो आपको क्या होता है कि कई बार राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वो 2 जिले के नाम से आते हैं। जैसे आप अगर कान्हा किसली की बात करें तो इसका विस्तार कुछ मंडला जिले में भी मिलेगा और कुछ विस्तार इसका बालाघाट जिले में मिलेगा। तो आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि आपका मंडला जिले में है या फिर बालाघाट जिले में है। इसका विस्तार जो है आपको दोनों जिलों में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला था आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी और छिंदवाड़ा में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका खंडवा में था। डायनासोर धार में रहेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में रहेगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में रहेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में रहेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली में। बांधावल राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। और राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान ये आपका डिंडोरी शाहपुरा में रहेगा। इतनी चीज़ें कल हम देख चुके थे दोस्तों। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले कल का लेक्चर देखिए, उसके बाद आगे के लेक्चर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान होगा, पहला अभ्यारण्य होगा और पहला राष्ट्रीय उद्यान ऐसा होगा जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ अपन चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका विस्तार मैंने आपको बताया था कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बालाघाट और मंडला जिले में इसका आपको विस्तार मिलेगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो 944 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहेगा। और ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। यानी 944 किलोमीटर के साथ में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। और अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे पहले 1879 में, यानी 1879 में इसको सबसे पहले, जब ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था तो उस समय इसको वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी यहाँ पर क्या होता था, जो ब्रिटिश अधिकारी जितने भी होते थे वो इसको अपने एक शिकार गृह के रूप में प्रयोग करते थे। यानी उनको जब शिकार करना होता था तो वो इसी वन का इस्तेमाल करते थे। आगे चल के 1933 में देखें दोस्तों तो 1933 में इसको अभय वन के नाम से जाना जाता था। यानी इसकी घोषणा किसके रूप में की गई, एक अभय वन के रूप में इसकी घोषणा की गई। और 1952 में, यानी हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है और 1952 में हम देखते हैं कि कल के लेक्चर हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यान जो अपना
अधिनियम था 1952 वो घोषित किया गया था। तो उसके बाद इसको 1952 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसका दर्जा दिया गया था। आगे चल के 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1974 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों याद रखना कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, यानी अगर आप अभ्यारण्य की बात करो तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य भी कहलाएगा, यानी 1952 में ये अभ्यारण्य बनने वाले पहला क्षेत्र था मध्य प्रदेश का। यानी मध्य प्रदेश के अगर प्रथम अभ्यारण्य की बात करें तो कौन सा होगा आपका, कान्हा-किसली होगा। मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो भी कान्हा-किसली होगा। और यदि मध्य प्रदेश के प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी कान्हा-किसली होगा। और साथ में ही एरिया की दृष्टि भी से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कान्हा-किसली होगा। यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जितनी फर्स्ट चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपके एरिया की दृष्टि से हो या पहला राष्ट्रीय उद्यान हो या पहला अभ्यारण्य हो, पहला टाइगर प्रोजेक्ट हो, वो सब आपका कौन रहेगा, कान्हा-किसली रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि एक चीज़ देखें तो बाघों की संख्या जो है यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाएगी। सर्वाधिक मतलब अगर अपन संख्या में इसको काउंट करें तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी कान्हा-किसली बालाघाट में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे कृष्ण मृग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कृष्ण मृग एक जानवर होता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे बारहसिंगा आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे। और बारहसिंगा भी कौन सी प्रजाति का, तो ब्रेडरी प्रजाति का। ये बारहसिंगा की एक प्रजाति होती है जिसको बोला जाता है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं जिनको हालो घाटी और बंजर घाटी बोला जाता है। यहाँ पे हालो और बंजर ये दोनों क्या है, नदियाँ बहती हैं और इन नदियों के नाम पर इनका नाम जो रखा गया है वो हालो घाटी और बंजर घाटी रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आप जो यहाँ पे बंजर घाटी देख रहे हैं दोस्तों, बंजर घाटी के साथ क्या है, एक बुक है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। ये क्या है, एक बुक का नाम है क्या, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, यानी सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से जंगली जानवर हैं, वो एक बुक का नाम है। ठीक है। तो उस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है, ब्रांडेर। तो ब्रांडेर की एक बुक है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, उसमें इस बंजर घाटी का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ कई बार एग्जाम जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें ये चीज़ पूछी गई है, तो आपको याद रखना है। बुक का नाम क्या रहेगा दोस्तों, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, यानी क्या रहेगा आपका, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, ये आपकी बुक का नाम रहेगा। इस बुक में जो है बंजर घाटी का आपको वर्णन मिलेगा। तो ये चीज़ पूछी आती है कि बंजर घाटी का वर्णन है वो कौन सी बुक में है, तो वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, जो कि किसकी बुक रहेगी, ब्रांडेर की बुक रहेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखें तो जो कान्हा-किसली है वो आपका भारत का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना एक शुभंकर जारी किया था। शुभंकर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, आप लोग अगर थोड़े करंट अफेयर्स अपडेट होंगे तो जैसा कि आप देखते हैं अभी जो ओलंपिक चले थे, अभी 2017-18 में ओलंपिक्स वगैरह चले थे, तो ओलंपिक में आपने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी कि ओलंपिक में शुभंकर जारी किए जाते हैं। शुभंकर मतलब उनका एक टाइटल होता है। टाइटल जैसे अपन देख सकते हैं वो आपका एक चिन्ह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी की तस्वीर हो, किसी की फ़ोटो हो, तो वो जारी की जाती है। तो अपना जो कान्हा-किसली था वो भारत का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जिसने अपना एक शुभंकर जारी किया था। और जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो ओलंपिक होते हैं, शुभंकर में क्या किया जाता है, ज़्यादातर जानवरों की फ़ोटो वगैरह उनके नाम से शुभंकर जारी किए जाते हैं। तो जो शुभंकर जारी किया गया था वो किया गया था बारहसिंघा के नाम पर। किसके नाम पर, बारहसिंघा। और उस बारहसिंघा को भी नाम दिया गया था क्या, भूरसिंह, यानी उसका नाम क्या था, भूरसिंह द बारहसिंघा। ये उसका शुभंकर जारी किया गया था। और इसको डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रोहन चक्रवर्ती। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है वनडे एग्जाम में। तो रोहन चक्रवर्ती जो थे उनने शुभंकर डिजाइन किया था, कौन सा, भूरसिंह द बारहसिंघा। किसके लिए, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे जो प्रमुख रूप से अपन देखा जाए तो बैगा जनजाति निवास करती है। वैसे भी अपन आगे चल के जब जनजाति वाला वो चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि मंडला, बालाघाट, उमरिया वाला क्षेत्र है, आपको यहाँ पे बैगा जनजाति निवास करती हुई मिलेगी। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बैगा जनजाति पाई जाती है। तो कान्हा-किसली में आपको बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र देखने को भी मिलता है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की सहायता से पाक इंटरप्रिटेशन की योजना भी चलाई जा रही है। वर्ल्ड बैंक जो है, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, यहाँ पे
फंडिंग की है किसके लिए? पार्क इंटरप्रिटेशन एक योजना है, उसके लिए फंडिंग की है इसने। और यहाँ पर पाए जाने वाले अगर अपन प्रमुख जानवरों की बात करें तो यहाँ पे बाघ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ पे? कानाकिसली में। मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी उसमें ये चीज़ पूछी भी जा चुकी है कि कौन सा जानवर, यानी कौन सा जानवर प्रमुख रूप से पाया जाता है यहाँ पे कानाकिसली में, तो बाघ रहेगा आपका। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? कानाकिसली में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ बारहसिंगा भी मिलता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और बारहसिंगा के नाम पर ही इन्हें अपना क्या शुभंकर जारी किया था, जिसको भूर सिंह था बारहसिंगा बोला जाता है। इसके अलावा चीतल, नीलगाय, तेंदुआ, चिंगार। दोस्तों क्या है कि जितने भी अपने वो होंगे राष्ट्रीय उद्यान, उसमें पाए जाने वाले जानवर वो हैं ज़्यादातर आपके कॉमन ही देखने को मिलेंगे। आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आपको 4-5 जानवरों के नाम याद कर लेने हैं और वो आपको लगभग हर राष्ट्रीय उद्यान में लिखने हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो फेमस किसी न किसी पर्टिकुलर जानवर के लिए फेमस है। तो जैसे आपका मान के चलो बाघ हो गया, वो लगभग हर राष्ट्रीय उसमें पाया जाएगा उद्यान में। इसके बाद नीलगाय हो गया, आपके तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, चीतल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ही है। तो चीतल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जानवर जो कि पाए जाते हैं, तो अपन को वो चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। तो कानाकिसली के बारे में इतनी सारी चीज़ जानकारी आपको रखनी चाहिए। और जब भी आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम इन फैक्ट को तो आप बिल्कुल रट के जाना। ये फैक्ट आपके एकदम कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, आपको 100%। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने पढ़ा कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। हमारा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे अब रहेगा अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको कई बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा उमरिया जिले में। ठीक है दोस्तों। उमरिया जिले में आपको ये देखने को मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ का दोस्तों ध्यान रखना, जो नाम रखा गया है, बांधवगढ़ का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस किला है जिसका नाम क्या है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ के किले के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 437 किलोमीटर स्क्वायर आपको इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। फिर वही चीज़, यानी यहाँ के अगर राष्ट्रीय उद्यान इसको कब घोषित किया गया है? तो 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था आगे चल के। ठीक है। आपको ये 2 फैक्टर डेटा तो बिल्कुल याद रखने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी सारे राष्ट्रीय उद्यान होंगे उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको बेसिकली 3 जानकारी तो कम से कम रखनी ही रखनी है। कौन सी? पहली, वो कौन से जिले में स्थित है। दूसरा, उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है। तीसरा, यदि वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है तो उसको कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ये 3 जानकारी आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा हर राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 3 से 4 फैक्ट एक्स्ट्रा रहेंगे, तो वो आपको याद करने हैं। तो इसमें अगले फैक्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे क्या है फेमस है? एक बांधवगढ़ का किला, यानी इसके बीचों बीच एक बांधवगढ़ का किला है जो कि अपने आप में ही फेमस है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे बाघों का घनत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है। यानी अगर अपने बात की थी पिछले वाले राष्ट्रीय उद्यान में, वहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? घनत्व की। यानी बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान के चलो हमने एक ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया है, तो पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा बाघ पाए जा रहे हैं वो उसका घनत्व कहलाता है। जैसे मैंने मान के चलूँ, मैंने ये एरिया लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर और एक मैंने ये भी एरिया लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मान के चलो 50 बाघ रहते हैं, टाइगर 50 टाइगर रहते हैं, और यहाँ पे मैं बोलूँ 20 टाइगर रहते हैं, तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा दोस्तों? इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि प्रति 8 किलोमीटर पर यहाँ पे 1 बाघ देखने को मिलता है। यानी प्रत्येक 8 किलोमीटर पर आपको क्या है? 1 बाघ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों बाघों के घनत्व के कारण इसका एक फैक्टर याद रखना कि यहाँ पे बाघों का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। इसलिए इस जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, इसकी तुलना कभी कभी राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से भी किया जाता है। यानी राजस्थान में एक आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
वहाँ पर जो है बाघों का घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और उसी के बेस पर मध्य प्रदेश में भी आपका बांधवगढ़ में बाघों का घनत्व तो ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट याद रखना, एक बाघ है जिसका नाम है सीता। क्या नाम है? ये एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम का एक एग्जाम हुआ था, शायद जेल पुलिस या फिर एमपी पुलिस या एसआई का कोई एग्जाम था, उसमें ये सीधा फैक्ट पूछा गया था कि उसमें इस बाघन का नाम पूछा गया था एक्चुअली। यानी बांधवगढ़ में एक बाघन है जिसको कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का कवर पेज बनाया गया था, उस बाघन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो उस बाघन का नाम था सीता। तो आपको सीता बाघन का नाम याद रखना है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन जो आती है उसका इसको क्या बनाया गया था, कवर पेज बनाया गया था। कवर पेज मतलब आप समझते हो, जब भी कोई मैगजीन होती है तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज पर उसकी फ़ोटो दी गई थी। तो उसके फ्रंट पेज पर किसकी फ़ोटो दी गई थी? सीता नाम की बाघिन की। ठीक है। और हाल में दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों के निवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान को किस रूप में? हाथियों के निवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बांधवगढ़ किले के बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में इतनी सारी जानकारी कम से कम आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी सारे फैक्ट हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा फैक्ट पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मान के चलो इसके बारे में एक चीज़ और बोली जाती है कि यहाँ पर बाघिन की जैसे अपन बात करें तो एक सीता बाघिन हो गई, एक और बाघिन है जिसका नाम था आपका क्या, वो सुंदरी बाघिन थी, और उसको जो है उड़ीसा का जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है उसमें पुनर्स्थापित किया गया या फिर पुनर्वासित किया गया है उसको, वहाँ पे दोबारा से उसको पुनर्वासित किया गया था। ठीक है, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका? ये आपका उड़ीसा में है। वहाँ क्या हुआ था, तो बांधवगढ़ किले से, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी बाघिन को ले गए थे अपन? तो यहाँ से सुंदरी बाघिन को ले गए थे और उसको उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित या फिर पुनर्वासित किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। इसके अलावा और भी फैक्ट होते हैं, जैसे मान के चलो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जो विंध्य पर्वतमाला जो होती है, आपने मतलब मध्य प्रदेश का भी जो आगे वाले चैप्टर अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। जैसे आप इसके मैप में देखें तो ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऊपरी हिस्से में देखने को मिलेगी विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सी? यहाँ पे आपको यहाँ से होती हुई ऐसी आएगी और यहाँ पे आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। बीच में आपको दिखेगी यहाँ पे नर्मदा घाटी, जिसके बीच में से नर्मदा नदी आपकी बहती है, और यहाँ पे आपको नीचे हिस्से में देखने को मिलेगी आपको सतपुड़ा घाटी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा, फिर नर्मदा घाटी और फिर विंध्य पर्वत। तो आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस में आएगा? तो आएगा विंध्य पर्वत श्रेणी के अंदर। इसके बाद अगर आपने जो कानाकिसली पढ़ा था इससे पहले, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसलिए देखो आपको मैंने पहले ही लेक्चर में ये चीज़ बोला था, पहले पार्ट में, कि जब भी आप राष्ट्रीय उद्यानों को याद करें तो इस हिसाब से याद करना चाहिए कि आपको मैप में वो चीज़ ये पॉइंट आउट कर सको कि मैप में कौन सी जगह पर स्थित रहेगी। और अगर आप ये चीज़ बता सकोगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मैप में कहाँ पर स्थित है, तो सीधी सी बात है आप उसकी पोजीशन भी बता पाओगे कि वहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला जाती है, कौन सी घाटी जाती है और कौन सी वहाँ पर नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे अगला अपन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या होगा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो अपन ने कानाकिसली पढ़ लिया है, बांधवगढ़ पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कौन से जिले में आएगा आपका? ये आएगा सीधी सिंगरौली जिले में। यानी कल भी बताया था प्रमुख रूप से कौन से जिले में? सीधी जिले में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो है वो सिंगरौली जिले में भी आएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और बात करें दोस्तों, तो आपका ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका कुछ हिस्सा आपका जो छत्तीसगढ़ जिला है, छत्तीसगढ़ जिले में विभाजन के बाद इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ वाले इलाके में चला गया। यानी अगर आप विभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो उस समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। अगर वर्तमान में बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 465 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो उसको 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये साल वृक्ष के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर साल वृक्ष जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में, यानी ज़्यादातर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? साल वृक्ष मिलेंगे देखने को।
ठीक है। अपन जब वनस्पति पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से साल के वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं और मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे साल वृक्ष की आपको अधिकता देखने को मिलती है, लगभग 80 to 90% आपको यहाँ पे क्या साल वृक्ष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सफ़ेद बाघ पाया जाता है जिसको व्हाइट टाइगर ही बोला जाता है। सफ़ेद बाघ पाया जाता है जिसका नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन नाम था। और इसका जो शिकार है वो किसके द्वारा किया गया था? रीवा के जो महाराजा थे मार्तंड सिंह। जब हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि पार्ट अपना जो कौन सा सी पार्ट जो था ऊपर, यहाँ पे नीचे आपका ए होता था, बी और सी। तो सी पार्ट जो होता था उसके प्रमुख कौन थे? राजा मार्तंड सिंह जूदेव। तो यहाँ पे वही जो मार्तंड सिंह है उनके द्वारा शिकार किया गया था किसका? एक सफ़ेद बाघ का जिसका नाम था मोहन। तो ये आपको नाम याद रखना है, मोहन नाम का एक सफ़ेद बाघ था जिसका शिकार किसके द्वारा किया गया? तो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के द्वारा किया गया, जो कि कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो रीवा के। और आगे चल के ये आपके पार्ट सी के राज प्रमुख भी बनाए गए थे। ठीक है। वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसका पहला लेक्चर जो हमारा है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत पहले लेक्चर में आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें तो आप विभाजित मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ के विभाजन होने के बाद 2000 में जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 2 भागों में, तो उसमें से 1440 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया था वो कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में। यानी अगर आप विभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका एरिया अप्रॉक्स 1900 किलोमीटर स्क्वायर हुआ करता था दोस्तों। ठीक है। और ये उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। तो आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतने फैक्ट याद रखने हैं कम से कम। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना दोस्तों ये कहाँ पर है? आपका तो जिला शिवपुरी के अंतर्गत आता है ये। यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आएगा? आपका शिवपुरी जिले के अंतर्गत आएगा। और इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 376 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा दोस्तों। ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें दोस्तों, इसके अन्य फैक्टों के बारे में बात करें तो 1958 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1958 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है अपना। बेसिकली अपन लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से पार्क अपने राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, और उनको अपन याद करने की कोशिश करेंगे कुछ ट्रिकों के माध्यम से। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में से NH3 जो कि यहाँ पे अपन को पता होगा आगरा बॉम्बे हाईवे के नाम से फेमस है ये। तो NH3 हाईवे पर ये स्थित है। यानी NH3 हाईवे जो है वो आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच होकर जाता है। यानी उसके बीच में से गुजरता है कौन सा? NH3 हाईवे, नेशनल हाईवे 3। और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों इस फैक्ट पे कई बार कंट्रोवर्सी भी चलती है। क्या है कि जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि NH3 इसके बीचों बीच से होकर निकलता है, और ये कई बुक्स में आपको एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाएगा। और कई सारी बुक में आपको एक फैक्ट ये भी देखने को मिलेगा कि आप आगे चल के भी पढ़ेंगे एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जिसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में से भी NH44 होकर गुजरता है। तो आप इस फैक्ट को मतलब थोड़ा केवल एक नज़रिए से देख लें, इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। और ये चीज़ केवल एक आपको माइंड में याद होनी चाहिए कि अगर मान के चलो ऑप्शन में ऐसी कोई चीज़ आती है कि कौन सा एकमात्र हाईवे नेशनल पार्क है जिसमें से NH3 होकर गुजरता है या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है, तो आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में याद रखना है। अदरवाइज मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ से भी आपका NH44 होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखते होंगे जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। क्या है? जॉर्ज कैसल भवन। यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान अगर आप घूमने गए होंगे जैसे, तो वहाँ पे 100% आप एक भवन आपको देखने को मिला होगा जिसका नाम होता है जॉर्ज कैसल भवन। अब जॉर्ज कैसल भवन जो है दोस्तों ये इसके पीछे हिस्ट्री है क्या? ये कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका 1911-12 में ये बन के तैयार हुआ था। क्यों? क्योंकि 1911-12 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक मतलब ब्रिटेन से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। कौन आए थे?
जॉर्ज पंचम आए थे। जब उस टाइम पे अपना बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए यहाँ पे जो सिंधिया खानदान है, यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे सिंधिया राजवंश का यहाँ पे चलावा उस टाइम पे चलता था। और सिंधिया राजवंश ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए क्या हुआ था, उनको शिकार करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उनको पता था कि भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे शिकार के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो उनकी शिकार करने की इच्छा थी। तो जो सिंधिया राजवंश था उनने स्पेशली उनके स्वागत के लिए जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण कराया था कि वहाँ पे शिकार करेंगे और यहाँ पे आके रुकेंगे। और फिर आगे जाके परिस्थितियाँ जो भी बनी होंगी कि वहाँ पे मतलब जो अपने जॉर्ज पंचम थे वो यहाँ पे गए भी नहीं थे, मतलब उनको साथ कोई काम वगैरह अर्जेंट जो भी कुछ हो उस टाइम पे जो भी परिस्थितियाँ बनी हो, तो जॉर्ज पंचम जो थे वहाँ पे गए नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर एक भवन का निर्माण किया गया था जिसको आज के समय में जॉर्ज कैसल भवन बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सांकी सागर आपको देखने को मिलेगा। सांकी सागर मतलब अगर आप बात किया जाए तो वहाँ पे एक महारानी थी आपकी सिंधिया राजवंश में, तो सांख्य राजे सिंधिया, उनकी समाधि बनी हुई है और उन्हीं के नाम पर सांख्य सागर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भदिया कुंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा और फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। और साथ में आपको यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है सर्वाधिक वन घनत्व देखने को ही मिलता है, यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वनों का घनत्व कहीं देखने को मिलता है तो वो कहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतने फैक्ट्स आपको याद हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, बेसिकली आपका शिवपुर जिला में आता है, लेकिन इसका कुछ भाग आपका मुरैना जिला में भी आता है। अगर इसके एरिया की बात किया जाए तो इसका एरिया कितना रहेगा, 749 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। इसको राष्ट्रीय उद्यान में कब शामिल किया गया है, तो 2018 में, अभी 2 वर्ष पहले इसको राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। इससे पहले ये अभ्यारण्य हुआ करता था और अभ्यारण्य के रूप में ये 1981 में स्थापित हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय उद्यान क्यों घोषित किया गया, इसके पीछे भी कहानी है। क्या हुआ था, अपने यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात में आपने एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पे क्या है, एशियाई शेर पाए जाते हैं, उनको गिर एशियाई शेर भी बोला जाता है। ये एशियाई शेर, ध्यान रखना दोस्तों, पूरे संपूर्ण एशिया में केवल भारत के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और उन एशियाई शेरों को स्थानांतरित करने की बात चल रही थी। और जब उन शेरों को स्थानांतरित करने की बात चल रही थी तो वहाँ पे जो उनके जो क्या होता है, जब भी कोई जानवर को आप कहीं पे स्थानांतरित किया जाता है तो उसके हिसाब से वहाँ पे वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो गुजरात वाला जो गिर राष्ट्रीय उद्यान का वातावरण था वो आपका कहीं ना कहीं मैच खा रहा था किससे, तो कूनो पालपुर अभ्यारण्य उस टाइम पे बोला जाता था इसको, तो कूनो पालपुर अभ्यारण्य से। अब जब इसको स्थानांतरित करने की बात आई तो स्थानांतरित करने के दौरान क्या होता है दोस्तों कि जो जितने भी आपके शेर वगैरह होते हैं या जानवर होते हैं जो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने होते हैं, तो उसको स्थानांतरित करने के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि कूनो पालपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा उसको केवल इसीलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ पे एशियाई शेरों का स्थानांतरित करवाया जाना था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब दिया गया, 2018 में दिया गया। क्यों दिया गया, तो बेसिकली इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो एशियाई शेर होते हैं, गिर एशियाई शेर भी नाम से इनको जाना जाता है, तो एशियाई शेरों का स्थानांतरण करवाना था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके बीचों बीच से एक कूनो नदी बहती हुई दिखेगी, यानी इसका नाम ही किस पे रखा गया है, कूनो नदी के नाम पर रखा गया है। यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से आपको कूनो नदी बहती हुई मिलेगी। और यहाँ पे अगर प्रमुख जानवर की बात करें तो यहाँ पे चीतल, सांभर, चिंकारा, बाघ, नीलगाय आदि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान होगा हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पे आएगा, सिवनी छिंदवाड़ा में आएगा। ठीक है, अगर इसको आप मैप में देखना चाहो आप तो मैप में ये कहाँ पे रहेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर ये सिवनी और छिंदवाड़ा वाला इलाका मिलेगा और यहाँ पे आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल की बात करें तो 450 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल रहेगा। इसके अलावा ये 1977 में एक अभ्यारण्य हुआ करता था, आगे चल के 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1992 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था दोस्तों, और आगे चल के 2002 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रियदर्शनी कौन थी दोस्तों? तो प्रियदर्शनी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करती थी, कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का एक अन्य नाम था प्रियदर्शनी, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका कहाँ पर स्थित रहेगा? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में स्थित रहेगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अगर बात करें तो NH-44 हाईवे, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, तो NH-44 हाईवे जो है इससे यानी यहाँ से होकर निकलता है। ठीक है, अंतर इतना है दोस्तों, हमने जो NH-3 के बारे में पढ़ा था वो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर निकल रहा था, लेकिन NH-44 की बात करें तो आपके बीचों बीच से होकर नहीं जाता है ये, इसलिए कई बुक्स वाले जो है वो इसको शामिल भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात किया तो मोगली लैंड के बारे में, यहाँ पे जो है एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, मोगली उत्सव का। ठीक है, और ये इसका शुरुआत, ठीक है, कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है लगभग 2004 से, यानी 2004 से यहाँ पे मोगली उत्सव बनाने की शुरुआत की गई थी और यहाँ पर मोगली लैंड की भी स्थापना की गई है। और साथ ही में यहाँ पे वाटर राफ्टिंग की भी सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, और ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों द जंगल बुक, ये एक पुस्तक का नाम है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग के ऊपर, और ये आपकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ही लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो आपकी बुक है, ये वाली द जंगल बुक, ये आपकी मोगली लैंड से संबंधित है और ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। आगे चलते हैं अब डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ पर स्थित रहेगा? तो ये धार में स्थित है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 0.895 किलोमीटर स्क्वायर इसका आपको एरिया देखने को मिलेगा, यानी इसका क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट सबसे आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 0.895 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको 2011 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया इसको? 2011 में। और यहाँ पर जो है बाघ और जोवट नदी के किनारे पर स्थित है, यानी यहाँ पे दो प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जो कौन कौन सी? बाघ और जोवट। ये आगे जाके आप नदी तंत्र में पढ़ेंगे तो ये माही नदी यहाँ से निकलती है, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं बाघ और जोवट नदी। इसके बाद 2005 में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था? 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? तो 6.5 करोड़ वर्ष डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती है, कहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आगे चल के आप डिंडोरी में एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर जो है डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या प्राप्त हुआ है? डायरेक्ट डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। वो भी कितने पुराने? तो 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म। ठीक है दोस्तों, अगला राष्ट्रीय उद्यान जो होगा वो होगा आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जिसको 1979 में स्थापित किया गया था। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4.45 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो ध्यान रखना कि आपके शहर के बीचों बीच स्थित रहेगा। ज़्यादातर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके शहर के आसपास रहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान जो है शहर के आपके बीचों बीच स्थित है। ठीक है, और इसको 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसको साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ISO प्रमाणित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो ISO प्रमाणित है वो कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही यहाँ पर सर्प उद्यान की भी स्थापना की गई है। अगर आप लोग कभी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए होंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। यानी इसको एक चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया है। किसके रूप में? चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया है। और ये अपना जो सेंट्रल जो होता है उससे मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों,
तो ये चिड़ियाघर के रूप में स्थापित है और इसको एक लार्ज जू यानी बड़ा चिड़ियाघर के रूप में इसको स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में कुल अगर देखा जाए तो 3 चिड़ियाघर यहाँ पे पाए जाते हैं। एक आपका ग्वालियर में रहेगा और एक इंदौर में और तीसरा आपका भोपाल में। लेकिन जो भोपाल वाला चिड़ियाघर रहेगा उसको अपन लार्ज जू बोलते हैं और ग्वालियर और इंदौर में जो चिड़ियाघर हैं उनको स्मॉल जू बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो मध्य प्रदेश जो भोपाल में जो स्थित आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसको किस रूप में स्थापित किया गया है, तो उसको चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया है और ये आपका नगर निगम की देखरेख में आता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पर जो प्राणी होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सर्कस घर आपने देखे होंगे। सर्कस घरों में जहाँ पे चिड़िया जो जानवर होते हैं उनके द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया जाता है। तो सर्कस घरों से छुड़ाए गए जितने भी प्राणी होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। क्यों? क्योंकि जो आपने जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से तो कोई जानवर आए नहीं होंगे, ना ही यहाँ पे नेचुरल तरीके से कोई जानवर रहने मतलब पाए जाते होंगे। यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं या फिर जितने भी प्राणी होते हैं उनको कहीं ना कहीं से लाया जाता है। तो इनमें से जो ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं वो कौन से होते हैं, सर्कस घर से छुड़ाए हुए प्राणी होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ISO प्रमाणित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही यहाँ पे सर्प उद्यान भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो वो है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है, पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 543 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहेगा। इसको राष्ट्रीय उद्यान में कब शामिल किया गया, तो 1981 में। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और साथ ही 1994 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चल के देखते हैं। तो 25 अगस्त 2011 को इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं वो अपन आगे लेक्चर में देखेंगे। तो उसका भी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखना कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व में कब घोषित किया गया है, तो उसको 2011 25 अगस्त 2011 को इसको बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों। ये भी चीज़ याद रखना, अगर पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो पहला कौन सा रहेगा आपका, पचमढ़ी में, जो कि आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा रहेगा, ये पन्ना वाला। इसके अलावा 2016-17 की दोस्तों बात करें तो इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था। एक वेबसाइट है ट्रिप एडवाइजर की तरफ से इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया है। ऐसे ही 2007 की अगर बात की जाए तो 2007 में इसको भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में उत्कृष्टता वाला पुरस्कार इसको दिया गया था। यानी ये सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट जो अपना राष्ट्रीय उद्यान होता है उसके रूप में घोषित किया गया था, कब, 2007 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खजुराहो से नियमित विमान सेवा यहाँ पर चलाई जाती है। ठीक है, 2017 में यहाँ पे गिद्धों की गणना भी की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ पूछी आती है कि गिद्धों की गणना जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कब की गई थी, 2017 में की गई थी। और कौन सी तकनीक द्वारा की गई थी, तो वो AOP तकनीक द्वारा की गई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपके नाम याद रखना कि जो गिद्ध की जो गणना की गई थी कहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 2017 में। इसके अलावा रेप्टाइल पार्क की यहाँ पे स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जंगली भैंसा को संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी रेप्टाइल पार्क भी यहाँ पे स्थित है और जंगली भैंसा को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ में यहाँ पे आप देखते होंगे पांडव जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे कौन सा, पांडव जलप्रपात स्थित है, जो कि आपका आपने महाभारत में देखा होगा। महाभारत में जो पांडव वगैरह होते हैं, जो जब उनको वनवास के लिए भेजा जाता है तो वनवास में उनका ज़्यादातर समय जो है वो इसी क्षेत्र में निकला था दोस्तों। कौन से, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वाला जो क्षेत्र है लगभग वहीं निकला था और उन्हीं के नाम पर यहाँ पे एक जलप्रपात का नाम रखा गया जिसको पांडव जलप्रपात बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे केन नदी प्रवाहित होती है। यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे केन नदी। इसके अलावा दोस्तों केन आप जो मैप में देखते होंगे, अगर आप नक्शे की बात करें तो मैप में आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो पन्ना है यहाँ से आपकी केन नदी बहती है और यहाँ पे आप देखेंगे जब नदियाँ पड़ेंगे तो यहाँ पे आपको बेतवा नदी बहती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे केन और बेतवा को जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना भी चली थी। यानी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा था और इस परियोजना के दौरान यहाँ पे जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र है वो डूब में आ गया था।
कितना क्षेत्र आ गया था, तो लगभग 35 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 30 से 35 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र था, जो कि आपका डूब में आ गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र जो है केन पन्ना नदी जोड़ो परियोजना के तहत डूब में आया है, तो वो कौन सा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान और बचे हैं। पहला है ओमकारेश्वर और लास्ट है आपका राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। ठीक है, तो पहले ओमकारेश्वर के बारे में बात करते हैं। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित होगा, आपके खंडवा, जो कि निमाड़ क्षेत्र में आता है। निमाड़ में आपके 2 जिले आते हैं, एक खंडवा और एक खरगोन। ठीक है, तो खंडवा जिले में स्थित है आपका कौन सा, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और जो ओमकारेश्वर इसका नाम पड़ा है वो किस पर पड़ा है, तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। आपने पढ़े होंगे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, एक आपका उज्जैन में और दूसरा खंडवा ओमकारेश्वर में। ठीक है, तो उज्जैन वाला जो ज्योतिर्लिंग है उसको महाकालेश्वर के नाम से बोला जाता है, और उज्जैन वाला खंडवा वाला जो है उसको ओमकारेश्वर। तो उसी ज्योतिर्लिंग के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और ये 2004 से लेके अभी तक निर्माणाधीन है, यानी वो अभी भी आपके निर्माण की अवस्था में। इसलिए यहाँ से आपको ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखने, केवल इतना सा याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तो खंडवा में स्थित है। और ये कब से निर्माणाधीन है, तो 2004 से है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान ये कहाँ पे रहेगा, आपका डिंडोरी में स्थित रहेगा। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी, जिसको अपन घुघुआ जीवाश्म उद्यान भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और ये प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान था। जीवाश्म मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पादप और जंतुओं के जीवाश्म देखने को मिलेंगे। यानी जीवाश्म यहाँ पे आपको पादप के भी जीवाश्म देखने को मिलेंगे और साथ में ही जंतुओं के भी जीवाश्म देखने को मिलेंगे। यानी वहाँ पे एक संग्रहालय टाइप का बनाया गया है, जहाँ पे सारे जीवाश्मों को इकट्ठा करके रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पे डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। हमने बात किया था जो धार वाला जो राष्ट्रीय उद्यान था आपका, वहाँ पे क्या हुआ था, तो आपको डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे, और यहाँ पे आपको डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों फैक्ट बिल्कुल याद रखना आप। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम जो है वो है घुघुआ जीवाश्म उद्यान। ठीक है, इतने सारे फैक्ट दोस्तों आपको इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में याद रखना है। ये फैक्ट जो हैं आपके प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हरदम लगभग बनते हैं। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो एक बार नज़र मार लेते हैं वो आखिर 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चौथा कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। 5वां पेंच राष्ट्रीय उद्यान और 6वां सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसको कई बार याद करने में दिक्कत आती है, तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। जैसे मैंने एक छोटा सा कीवर्ड बनाया है इसके लिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो आपको एक कीवर्ड याद रखना है, PSPSKB। एक दो बार आप बोलेंगे PSPSKB, या फिर इसको हिंदी में आप जैसे याद रखना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक के लिए होता है पास कब आए। क्या रखना है दोस्तों, पास कब आए। PS से पास कब आए। ठीक है, तो आपका P से अगर बात करें तो P से कौन सा हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। S से कौन सा हो जाएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगेन P से कौन सा हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। S से कौन सा हो जाएगा, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। K से कौन सा हो जाएगा, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। और B से कौन सा हो जाएगा, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से ये चीज़ याद की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो एक छोटी सी आपकी ट्रिक थी। ठीक है दोस्तों, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने काफ़ी डीपली पढ़ा है। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए आप बाकी की चीज़ें अपन अगले लेक्चर में देखते हैं।
तो आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक चीज़ और दोस्तों, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, जिससे कि क्या होगा कि आप क्या करते हैं, कई बार वीडियो को देखते हैं बीच में छोड़ देते हैं या फिर स्किप करके उसको बीच में से देखना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपके जो है चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो आपको एक बार वीडियो कम से कम तो पूरा अवश्य देखना ही पड़ेगा, तब आपके जाके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।